कोर्ट रूम बहुत छोटे छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि वहाँ पे फाइल्स नहीं बैठ पा रही है। बट पॉर्श कार में डिफेक्ट था, जिसके बाद में ऑल ओवर वर्ल्ड पॉर्श ने पॉर्श टाइकन जो मॉडल था वो रिटर्न मंगा लिया। तो ये टाइकन मॉडल ही था जिससे एक्सीडेंट हुआ? यस, टाइकन मॉडल था इलेक्ट्रिक। अब एक दिन में कोई जजेस 200 केस सुनता है, तो लगता है 8 आवर्स एनफ है 200 किलो। मैं हिंदू हूँ, मेरा दोस्त मुस्लिम है, मैं एक वाइफ लेके घूमूं, 4 वाइफ लेके घूमे, सही है? नहीं। मैं एक हिंदू हूँ, मेरी वाइफ को मेंटेनेंस मिल सकता है कोर्ट से, उसको नहीं मिलेगा, ये सही है? उस मेरे दोस्त की वाइफ को टोटली रॉन्ग है ना। इसके लिए एक लॉ चाहिए ही चाहिए इंडिया में, सेम सबके लिए। ये हेट स्पीच नहीं, डेफिनेटली ट्रू है, और ये सुप्रीम कोर्ट की भी ऑर्डर्स है, गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि सबको सेम चाहिए। हर रिलीजन के लिए सेपरेट पर्सनल लॉ लेके आएंगे तो कैसे काम चलेगा। आज हमारे साथ थे ऋषिकेश सर। ऋषिकेश सर इज़ बेसिकली अ लॉयर जिनके पास 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उनके साथ कनेक्ट करके बहुत मज़ा आया मुझे। उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है लॉस के बारे में जो हमें पता भी नहीं है एज एन इंडियन सिटीज़न। जब बात लॉस की आती है सो फिर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका बेसिक और उनके फंडामेंटल राइट्स क्या है। सो आप जो भी ये पॉडकास्ट देखोगे उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कवर करे हैं। सो मैं बस आपको इतना बोलूँगा कि पूरा वीडियो देखो बिना स्किप करे। थैंक यू। ऋषि सर, जब आप एक बंदे को डिफेंड करते हो आपके तरफ से, सोचो उस बंदे का जो स्टोरी है, इफ़ ही इज़ गिल्टी इन सम केसेस, आपको पता है सीधा सीधा कि वो बंदा गिल्टी है, हाँ, एज अ लॉयर आपको पता है, और फिर एविडेंस भी ऐसे बताते हैं कि ही इज़ गिल्टी। सो जब आप उनको डिफेंड करते हो, आपका मेंटालिटी क्या रहता है उस पर्टिकुलर केस के टाइम पे? अब देखो, कैसा बंदा गिल्टी है या अनगिल्टी है ये हम नहीं डिसाइड करते, कोर्ट विल डिसाइड। तो कोर्ट के हाथ में है कि कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है, किसको क्या करना है, कोर्ट डिसाइड करता है। लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ होते हैं एविडेंस, फैक्ट्स। अब उनके बेस पे हमको प्रूफ करना पड़ता है कि बिहाइंड द स्टोरी क्या, और रीजन क्या, इंटेंशन क्या था, मेन सीरियल क्या था, मोटिव क्या था बंदे का एक्ट करने के लिए। क्राइम एक्ट जो भी उसने किया होगा वो क्यों किया, किस लिए किया, प्रेशर में आके किया। अब वो सब डिपेंड करता ना इसके ऊपर, एविडेंस के ऊपर। कई बार प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस रखते हैं, प्रोसिक्यूशन अगर अपने एविडेंस डाल रहे हैं, वो ऑफ कोर्स वो उनकी डालेंगे कि हाँ इसने किया, इन्होंने देखा। तो उस टाइम पे अगर हमारा बंदा अनगिल्टी है, उसे नहीं किया ऐसा, तो हमको भी वहाँ पे डिफेंस एविडेंस देना पड़ता है, करना पड़ता है, डिफेंस में देना पड़ता है कि इसने किया है कि नहीं किया। तो वहाँ पे जाके सारी चीज़ें होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होगी उसके ऊपर, क्रॉस होगी, जितना सब कुछ होगा उसके ऊपर जब जाके चीज़ कंक्लूजन पे आएगी, वो जजमेंट पे मालूम चलेगा हमको कि वो गिल्टी है या नहीं है। तब तक हम उसको गिल्टी और क्रिमिनल नहीं बोल सकते हैं। उसके एक डिफेम कर रहे हैं हम उसको कि मतलब वो सिर्फ जस्ट एक्यूज है, उससे पहले हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं तू क्रिमिनल है, तूने ये किया, तो उसका एक ये कर रहे हैं कि नहीं उसका रेपो खराब हो रहा सोसाइटी के अंदर, किया है नहीं किया। लोग हर एक एंगल से देखेंगे। लोग जब कुछ क्राइम होता है उस टाइम पे इमोशनली सोचते हैं कि भाई इस बंदे ने क्रिमिनल है, इसने ऐसा ऐसा कर दिया है। बट जो हमारे पास आता है तो हमारा प्रोफेशन क्या है कि उसको डिफेंड करना है, एनालाइज करना है, उसका हमको साइड रखना है, उसका हमको क्लाइंट बनना। हम उसका अगर लॉयर है तो हमको उसका पक्ष रख के कोर्ट में प्रूफ करना है कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है। हमारा वो काम है तो हम वो करते हैं। और जो उसको गिल्टी प्रूव करवाना है ये प्रोसिक्यूशन का साइड होता है। प्रोसिक्यूशन मतलब जो केस फाइल करते हैं वो क्रिमिनल में, पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनका काम होता है कि उसको प्रूफ करना कि भाई इसने किया है। और हमारा काम है कि हमारे बंदे ने अगर नहीं किया उसको प्रूफ करना ये हुआ ही नहीं है, ये बाय मिस्टेक हुआ है या ये फंसाया गया है, ये क्या हुआ है, हमारा काम है। और अगर उसका ये हुआ है, उसने क्राइम भी कर दिया, फैक्ट भी उसके अगेंस्ट है, तो हमको ये होना चाहिए कि हमारे कंट्री के लॉ क्या होता है, रीपरफॉर्मेंट थ्योरी, मतलब इंसान को सुधार के एक मौका दो। तो हम कोर्ट को बोलने हैं कि कोशिश करते हैं कि कम से कम उसको सजा दी जाए, उसको सेकेंड चांस मिले अगर उसने कर भी दिया है तो। ये हमारा काम होता है एक डिफेंस लॉयर का, एज अ डिफेंस लॉयर का। ओके, सो सर आजकल रिसेंट में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ इस चीज़ को लेके, पुणे पोर्श केस की बात कर रहा हूँ मैं। आपने फॉलो किया उस केस को? फॉलो किया, उसके अपडेट्स लिए थे। अब उसके अंदर डिपेंड करता है, हर किसी का अलग अलग है पॉइंट ऑफ व्यू देखने का। ओके, एज अ सिविलियन देखूं मैं उसको,
एज अ सिविलियन हमें बहुत बुरा लगा था वो टाइम पे जब भी हुआ, क्योंकि हम पुणे से बिलोंग करते और पुणे में ये सब केसेस बहुत रेयर थे, एक्सीडेंट वगैरह, और इतना हाईलाइट हुआ नहीं था उस चीज़। इसके वजह से पूरा पुणे का कल्चर के ऊपर ही ऐसे दाग गिर गया इस केस के वजह से। सो सर, एज अ क्रिमिनल लॉयर, एज अ डिफेंस लॉयर, आप कैसे देखते हो इस केस को? अब अगर हम देखेंगे ना उसके अंदर तो सरकमस्टेंस और फैक्ट्स और सिचुएशन सब चीज़ को देख के तो कंक्लूड एक ही है, वो एक्सीडेंट था। ओके, था एक्सीडेंट, एक्सीडेंट ही था। अब वो कैसे हुआ है वो सेकंड स्टोरी, बट उसको अगर देखें ना पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ के, वो एक्सीडेंट था और वो एक माइनर था, जुवेनाइल था। अब जुवेनाइल के अंदर हम लोग उसको पनिशमेंट देना ये नहीं होता है। जुवेनाइल को पहले पनिशमेंट नहीं मिलता, जुवेनाइल को पनिशमेंट देना मतलब पहला प्रेफरेंस नहीं होता। अगर वो जुवेनाइल को तुमको एज अ एडल्ट कंसिडर करना है तो उसका मेंटली टेस्ट करना पड़ता है, उसका बॉडी टेस्ट, फिजिकल, और उसका माइंडसेट क्या है, वो कहाँ तक सोच सकता है, तो उस टाइम पे हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एडल्ट। बट अगर पॉर्च में देखोगे, ही वॉज ड्रंक, तो वहां पे ड्रंक करने के बाद उसको खुद को समझ नहीं आएगा तो क्या होगा। और काफी लोग बोलते भाई उसने गाड़ी चला के मार दिया, जो जुवेनाइल था उसने उड़ा दिया उसको। इंटेंशन कैसे आएगा वहां पे? जुवेनाइल था जो गाड़ी चला रहा था, डोंट नो उसका नाम क्या था, तो वहां पे हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि तूने उड़ाया है, क्योंकि एक्सीडेंट है, वो उसने दारू पिया था। दारू पिए हुए इंसान का कंसेंट कैसे होगा? अब ये भी नहीं पता ना उसने। अब वीडियोस, कई वीडियोस अगर वहां पे है हमारे, वो दारू पी रहा है, बट ये नहीं, क्लब वगैरह का वीडियो आया, बट ये नहीं देखा ना कि वो अपनी मर्जी से पी रहा है, उसको पिला रहा है कोई। ये चीज तो ट्रायल में मालूम चलेगी, जो उसकी ट्रायल चलेगी उस टाइम पे पता चलेगा कि स्टोरी क्या थी। उससे पहले लोगों ने उसको क्रिमिनल बना दिया कि उसने उड़ा दिया उनको, ये कर दिया, वो कर दिया। और सेकंड ये भी चीज है कि पॉर्श कार में डिफेक्ट था। पॉर्श कार में डिफेक्ट था, जिसके बाद में ऑल ओवर वर्ल्ड पॉर्श ने पॉर्श टाइकन जो मॉडल था वो रिटर्न मंगा लिया। तो ये टाइकन मॉडल ही था जिससे एक्सीडेंट हुआ? यस, टाइकन मॉडल था इलेक्ट्रिक, तो रिटर्न मंगाया उसको। ये न्यूज भी है, पॉर्श के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है, टाइम्स रोमन वगैरह जो भी रहेगा हम लिंक दे देंगे उनके बीच में नीचे कि हमने कहाँ से रेफर किया इसको। तो ये उस वजह से हुआ था। तो अब उसको बेल तो मिल चुका है, जुवेनाइल था तो हो गया। अब जुवेनाइल के लिए लॉस है वो चेंज हुए निर्भया के बाद में, जो दिल्ली रेप केस था उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। अब अनलकीली ये कह सकते हैं कि उसके नाम वो बैठ नहीं रहा बंदा, ये वाला बंदा, हाँ, पोर्श वाला, क्योंकि उसमें इंटेंशन नहीं है उसका मेंस रिया नहीं है कुछ भी, और उसका ये भी नहीं कि उनसे कोई जाननी दुश्मनी पहचान के उनको जानबूझ के उड़ाएगा। एज ए डिफेंस बात कर रहा हूँ मैं। मैं उसको पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत, मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ क्योंकि एज ए डिफेंड लॉयर हूँ, तो मैं उसको डिफेंड करना मेरा काम है। और जब अगर तुम्हारे पास वीडियो आई होगी तो पता नहीं, वीडियो जब चल आई ना उसमें कार बहुत स्पीड में थी, कार जब स्पीड में था उन्होंने क्रॉसिंग के टाइम पे जब कार आई तो उन्होंने क्रॉसिंग ली और तब जाके उड़ाया। और अगर उसका इंटेंशन होता उड़ाना है तो चढ़ा के सीधा चला गया होता। और गाड़ी अगर तुम देखोगे ना एक साइड से डैमेज थी, पूरी डैमेज नहीं थी वो। बाकी लोगों ने उसमें जो गुस्से से थे, मॉब जो भी था, उसने पत्थर वगैरह मार के फोड़ी उसको, बट एक साइड थी ये थी और वो थे। अब गिरने के बाद में इतना स्पीड में आने के बाद में लोग, मुश्किल है बचना, मुश्किल है, तो उनकी वहां पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये सीन हुआ था वहां पे। मैं अगर डिफेंड मैं उसको करता कोर्ट में तो मैं यही बोलता। और जब इंश्योरेंस गाड़ी में फॉल्ट है तो आप बंदे की भी गलती नहीं है, कमिट किया उसने इस चीज को, एडमिट की पॉर्श ने, पॉर्श ने खुद एडमिट किया तो उसने वापस मंगाई, तो इसमें बंदे की भी गलती नहीं। अब उसको दारू किसने पिलाया, ये सब क्या किया, ये सारी चीजें मालूम चलेगी तुमको ट्रायल में। ट्रायल से पहले तुमको कुछ पता नहीं चलेगा। यस, सो सर ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था इस केस के ऊपर। यस सर, जब से मैंने ऐसे कोर्ट के बारे में, केसेस के बारे में सुनने की, लाइक जब ऐसे ट्राई किया समझूँ मैं इंडियन जुडिशरी को वगैरह वगैरह, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मन में है मेरे और बहुत सताता है मेरे को ये क्वेश्चन, मेरे को ही नहीं बहुत सारे लोगों को। इतना टाइम क्यों लगता सर एक केस? अभी आज मेरा केस मैंने फाइल किया तो 12 साल 13 साल आगे जाके भी कुछ केसेस है जो सॉल्व हुए हैं। निर्भया भी केस है जो 5-6 साल कम से कम चला, वो मर गई वो बंदी, उसका रेप हो गया, शी इज़ डेड, उसके बाद उसका फांसी का सज़ा जो भी है उतने सालों के बाद आया। एज अ लॉयर आपको क्या लगता है कि इतना टाइम क्यों लगता है केसेस सॉल्व होने के लिए? इंडियन जुडिशरी में ये एक का रोल नहीं, हर किसी का रोल है, हर किसी का रोल है।
अब सारी चीज़ें डिपेंड करती फैक्ट या और डॉक्यूमेंट्स, विटनेस और लॉयर का प्रेजेंस, कोर्ट वर्किंग डेज, फिर कोर्ट में कितने बर्डन केसेस है वो। ओके कई बार ये होता है कि मैं तैयार हूँ, हाँ मैं अगर एक्यूज का लॉयर हूँ, हाँ आई एम रेडी, हाँ बट प्रोसिक्यूशन का लॉयर रेडी नहीं है, वहाँ पे ओके डेट आगे पोस्टपोन हो गई, कुछ नहीं कर सकते उसमें क्योंकि दोनों रेडी नहीं। विटनेस है, विटनेस को कॉल किया, विटनेस प्रेजेंट नहीं है, ओके डेट आगे। ओके डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट नहीं है, डेट आगे। क्लाइंट को कॉल आउट किया है, क्लाइंट नहीं है, एडजॉर्नमेंट। ओके सो इन सब ये सब चीज़ें देखने के बाद में कैसा होगा। और कई बार जो दोनों का चीज़ें हैं, दोनों की चीज़ रेडी है, सब कुछ रेडी है, तो समटाइम्स जजेस कुछ अर्जेंसी की वजह से लीव पे हो गए तो फिर एडजॉर्न। फिर और एक चीज़ ये है कि पुलिस वालों के पास बहुत ये है, पुलिस वालों के पास में अगर देखें ना, हमारे पास जुडिशियल ऑफिसर कम है, ओके जुडिशियल ऑफिसर्स कम है, फिर पुलिस कम है। अब पुलिस को अगर तुम देखोगे ना, सब चीज़ें करनी मैनेज, बंदोबस्त उनको करना है, बराबर कोई चीज़ हो गई वो चीज़ उनको देखना है, उनको देखना है। अगर कोई मिनिस्टर आ रहा है तो उनके लिए सिक्योरिटी चाहिए, यस पुलिस स्टेशन में लोग चाहिए, या फिर आयो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आयो है, जो इन्वेस्ट करता है टीम को, वो सेम ही एक ही पर्सन है, पीएसआई जो एक है वही पुलिस स्टेशन देखा वो भी है। सारे चीज़ें कैसे मैनेज करेगा इंसान अकेला। तो इस चीज़ के लिए यूनिट भी तो बढ़ानी है उनकी, यूनिट भी तो उनकी बढ़ानी है। बढ़ानी चाहिए। जैसे केसेस का नंबर्स बढ़ते हैं वैसे ही टाइप के ऑफिसर्स भी रेडी होने चाहिए कि ये ऑफिसर ये काम करेगा, ये ऑफिसर ये काम करेगा। एक ही ऑफिसर कितना सब कुछ देख सकता है। और फिर सेकंड चीज देखें तो कोर्ट, हर दिन 300 केसेस आज जीएमएफसी के अंदर बोर्ड पे, ओके पर डे। चीफ जुडिशियल फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है जेएमएफसी, उनके बोर्ड पे आज 300 केसेस हैं, 300 250 200 300 8 आवर्स में पॉसिबल है एक साथ में सुनना। एक दिन में इतने केसेस सॉल्व करने पड़ते हैं लोगों को, वो सुनने पड़ते हैं, हियरिंग करना पड़ता है। अब एक दिन में कोई जजेस 200 केस सुनता है, तो लगता है 8 आवर्स एनफ है 200 के लिए उनके लिए। सर मैं तो पहले बोल रहा हूँ 200 केस सुन भी कैसे पाएगा वो एक दिन के अंदर, कितना वो मुश्किल है। इंसान है। 200 केस में 8 घंटे तुम्हारे पास में है, 8 घंटे के अंदर कोई सीनियर्स काउंसिल ने या फिर कोई भी लॉयर्स ने आके आर्ग्यूमेंट्स कर ली, आर्ग्यूमेंट्स 1-1.5 घंटा चल गई, तो फिर 1 आवर ऐसे पास आउट हो गया। लंच ब्रेक्स भी होते बीच में, वो 1 आवर एडिशनल होता है, बट तुम 8 आवर्स ही काउंट करो। बट 200 केस सुनना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बर्डन है जुडिशरी के ऊपर। और फिर केस लोग फाइल भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, पेंडेंसी बढ़ा रहे हैं, बट कोशिश भी लोग करते नहीं कि आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने की कोशिश करें। हाँ ना सर, नहीं करते लोग। डीवी, डोमेस्टिक डीवी 498, फैमिली की इश्यूज। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ वुमन की, बहुत करता हूँ और हमेशा करता ही रहूँगा, बट कोई चीज़ें है ना सॉल्व करनी चाहिए कोर्ट को, कोर्ट के बाहर। लोग घर के अंदर, लोग कोर्ट पहुंचते हैं उस चीज़ के लिए, फिर कई बार कोर्ट आने के बाद में अपील नहीं होते हैं, जिसमें मैं कल गया था जहाँ पे डीवी था और 498 था आईपीसी का, अब तो बीएनएस चलता है, लेकिन 2021 में केस फाइल किया है, नाउ गोइंग 24, 3 साल। शी इज नॉट अपीयरेंस सिंस 2022 और 21 के उसने 6 महीने आई, 6 महीने के बाद से आज से 2.5 साल तो उसने अपीयर नहीं किया कोर्ट के अंदर। अपीयरेंस बढ़ गई, पेंडेंसी बढ़ गई, वर्डिक आएगा 2.5 साल में, तुम अपील ही नहीं करो, तुम वर्डिक कैसे मांगोगे कोर्ट को, जजमेंट कैसे मांगोगे, पॉसिबल है? नहीं है। तुम प्रोसीडिंग केस चला नहीं रहे हो, जजेस पे कैसे बर्डन आएगा? फिर ये चीज़ें जुडिशरी को और हार्म करती है, एक रेपो खराब करती है कि कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं, मुकदमा चल रहा है, बट उसका आदेश नहीं आ रहा, निर्णय नहीं आ रहा, जजमेंट नहीं आ रहा। तुम प्रॉपर प्रोसीडिंग फॉलो करो, बिना उसके कैसे होगा? सो सर, आपको एज ए लॉयर क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को या फिर इस सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस ज़रूरी है जिनके वजह से आपको लगता है कि ये प्रोसेस और थोड़ा फास्ट हो सकता है? एज ए लॉयर क्या है वो स्टेप्स, क्या करने चाहिए? एज अ लॉयर क्या करने चाहिए?
गवर्नमेंट को, आपका पॉइंट क्या लगता है? गवर्नमेंट को एक तो जुडिशरी को और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। कई जगह तुम जाओगे ना, कोर्ट रूम बहुत छोटे छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि वहाँ पे फाइल्स नहीं बैठ पा रही है। बट अभी एक ये चीज़ है कि जो अभी हमारे ऑनरेबल सीजीआई हैं, उन्होंने ई कोर्ट्स लॉन्च कर दिया है, जिसकी वजह से ई फाइलिंग हो रही है। उनका एक ऑनलाइन उनका एक मोटिव ऐसा है कि पेपरलेस जुडिशरी कर देंगे। वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा ओपिनियन उनका, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें भी जुडिशरी को भी टेक्नोलॉजी के साथ में रन करना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए। अगर सारे ऐसे जुडिशल है, कलेक्टर ऑफिस, रेवेन्यू जितने भी है, वो अगर ऑनलाइन चीजें एडॉप्ट कर रहे हैं तो वाई वी कंट, जुडिशरी पीछे रहेगा तो मतलब नहीं, कोई क्या मतलब है। तो वो एक इसीलिए ई कोर्स लेके आए, जिसकी वजह से थोड़ा पेपरलेस के लिए थोड़ा सा मूव किया। सेम चीज अब गवर्नमेंट को थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर देने चाहिए, उनको जगह ज़्यादा देनी चाहिए जुडिशरी को, और जो फैसिलिटीज़ नहीं है वो देना चाहिए। कई जगह बहुत कुछ नहीं है। दूल्हे के अंदर मैं गया था, दूल्हे में भी बहुत चीज़ें मैंने देखी नहीं जो चीज़ होनी चाहिए। अब बहुत सिटी, अब मुंबई, पुणे, ये सिटी बहुत अच्छी है, ये यहाँ पे अवेलेबल है, बट काफ़ी जगह बहुत चीज़ें अवेलेबल नहीं है। एक नॉर्मल चीज़ नहीं मिल पा रही है। कोर्ट प्रीमाइसेस में, कोर्ट रूम में जजेस है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट प्रीमाइसेस जो अवेलेबल चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो जो चीज़ें गवर्नमेंट को देनी चाहिए उसके अंदर, जिससे काम बढ़े। और फिर गवर्नमेंट को जुडिशरी के लिए एक सबसे मेन मुद्दा ये भी करना चाहिए, कई बार क्या है, इंटर्न लोग आ रहे हैं, इंटर्न्स आ रहे हैं, उनको पे नहीं कर रहे हैं सीनियर इंटर्न, इसके लिए पे ना करने की वजह से जो पेंडेंसी है बढ़ जाती है, टीम वर्क नहीं हो पाता है, और इंटरेस्ट ही क्या आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हर किसी को काम है, खाना पीना सब कुछ होता है। तो गवर्नमेंट को भी इसके लिए एक लॉ लाना चाहिए कि पे करो, इंटर्न के लिए एक पे करो सारे इंडिया के लिए। अभी एक नॉर्थ में हो चुका है कि मिनिमम 5000 पे करो, तो उस चीज से एक जूनियर है ना, वो मन लगा काम करता है, इंटरेस्ट आएगा कि अरे भाई मेरे को पे हो रहा है तो मैं करूं। ये चीज है, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, और एक गाइडलाइन सेट करनी चाहिए कैसे क्या करना चाहिए। और जुडिशियल मेंबर्स हैं वो थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, अपॉइंटमेंट देनी चाहिए कि जिससे काम हो जल्दी। और जो चीज़ें छोटी मोटी जो मिसिंग है, जितनी टेक्नोलॉजी चाहिए, नए अलॉटमेंट्स देने चाहिए, वो सब चीज़ें देनी चाहिए गवर्नमेंट ने, पीसीज और ये है बहुत चीज़ें, बट लेकिन जो चीज़ नहीं है वो चीज़ देनी चाहिए गवर्नमेंट ने। इसके ऊपर काम किया ना तो जुडिशरी बहुत चेंज होगी। अब काफ़ी स्टेट में तुम जाओगे ना, वहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है जुडिशरी का, बहुत ज़्यादा अच्छा। जैसे गुजरात हो गया, एमपी अच्छा है जुडिशरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इतना ब्यूटीफुल है ना, इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना वहाँ पे, क्योंकि चीजें अवेलेबल हुई है। गवर्नमेंट ने भी एफर्ट्स दिखाया, गवर्नमेंट एफर्ट्स किए। अब हमारी गवर्नमेंट भी करती है, हमारी गवर्नमेंट डेफिनेटली बहुत अच्छी काम कर रही है, बट वो लेवल का कर नहीं पा रही, वो लेवल का कर रही है, बट चीजें चलनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा रही है, तो वो धीरे धीरे अडॉप्ट होगी। यस। तो सर मैं अभी आपको एक सिनेरियो देता हूँ एज अ लॉयर। मैं तो एज अ नॉर्मल पर्सन ये सिनेरियो दूंगा आपको, मैं आपको पूछूंगा कि उस सिनेरियो के अंदर क्या क्या करना चाहिए मुझे। सोचो मैं एज अ नॉर्मल पर्सन जॉब से घर पे जा रहा हूँ रात को, एकदम ऐसे फ्रस्ट्रेटेड, चिड़चिड़ में मैंने गाड़ी उठाई ऑफिस से, मैं निकला, बारिश आ रहा था, और सोचो अचानक से मैंने किसी को एक्सीडेंट हो गया मेरा छोटा सा, बट मेरी इंटेंशन नहीं थे उस बंदे को ठोकने के। तो क्या होता है, मैंने जैसे उसको ठोक दिया, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए या फिर मुझे ऐसे एडवोकेट को रेफ़र करना चाहिए सबसे पहले? ऐसे सिनेरियो में तुम्हारा बैकग्राउंड अगर कुछ भी नहीं होगा, इंटेंशन नहीं होगा, उस टाइम पे तुम पुलिस को सरेंडर कर दो। और जो लॉ के जो ये है सिस्टम है, उसको कॉपरेट करो। लॉ के हिसाब से तुम अगर चलोगे तो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन तुमको सपोर्ट करेगा, वहाँ पे तुमको कॉपरेट करेगा कि बंदा का कैरेक्टर बहुत अच्छा है पहले से, ही इज नॉट क्रिमिनल, कोई बैकग्राउंड नहीं इसका खराब क्रिमिनल का, तो वहाँ पे वो तुम्हें एक गुडविल दिखेगी, जिसके इंटेंशंस दिखेंगे अच्छे, कि इसके अच्छे इंटेंशन, तो वहाँ पे जाके तुमको ट्रायल में मदद मिलेगी उस चीज़ की,
ट्रायल मतलब, ट्रायल में बता रहा हूँ, मैं 2-3 बार ये चीज ट्रायल ट्रायल बोली, बट काफी लोगों को ट्रायल नहीं समझा होगा, बट मैं ट्रायल बता रहा हूँ अब। ओके। ट्रायल मतलब एफआईआर होती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। हमको डाउट है इस इंसान पे, इसने क्या, तो उसके ऊपर एफआईआर फाइल होती है। एफआईआर के बाद में जो एक स्पेसिफिक टाइम 90 डेज जो भी है, हर एक्ट के अंदर अलग अलग टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम में तुमको चार्जशीट फाइल करनी। चार्जशीट मतलब केस, तो चार्जशीट के अंदर बाकी उनकी सब कुछ आते हैं। चार्जशीट में एविडेंस, पंचनामा और जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी रहेगा सबूत सब चार्जशीट में आएंगे। जो उन्होंने जब्त किया है गाड़ी वगैरह जो चार्जशीट में आएंगे। उस चार्जशीट के बाद में जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी वो ट्रायल। एफआईआर तक तो तुम सिर्फ एक तुम पे डाउट है, तो उस टाइम पे तुम कुछ नहीं कर सकते हो। पुलिस वाले उस टाइम पे अपना काम करेंगे, छानबीन करेंगे, पता करेंगे, इंक्वायरी करेंगे क्या है क्या नहीं। उसके बाद में जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट होगी वो चार्जशीट के बाद में तुमको, वो चार्जशीट बोली उसके बाद तुमको काम करना है। उसके बाद तुमको काम करना है, वहां पे फिर तुम अपना पक्ष रखोगे। एफआईआर तक तुम तुम्हारा पक्ष नहीं रख सकते हो, उस टाइम पे तुम एक्यूज्ड रहोगे। एफआईआर के बाद तुमको काम करना है पूरा जो करोगे वो, तो वहां पे तुम्हारा पक्ष काम आएगा कि तुमने ये चीज वहां कॉपरेट की थी। हाँ, वो आगे जाके तुम गुडविल के अंदर काउंट हाँ, देन फिर तुम बेल एप्लीकेशन के लिए तुम्हारा काम आएगा कि जब तुमने इंटेंशन ऐसा नहीं है, तुम क्रिमिनल नहीं, तुम्हारा बेल मिल सकती है उस चीज में, उस मैटर में, ऐसे सिनेरियो में कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बेल ग्रांट हो जाएगी तुमको। वो है, तुम अंदर नहीं रह पाओगे ज्यादा। ये चीजें तुम्हारा गुडविल तुमको रिटर्न देगी। यस। तो सर एज अ लॉयर आप विजिट करते होंगे ना जेल्स वगैरह? या रेगुलरली नहीं, मत काम पड़ता जब काम पड़ता है। तो सर इंडियन जुडिशरी और इंडियन जेल्स के बारे में एक पर्सपेक्टिव है कि उतने है ही नहीं बिल्कुल जेल के अंदर, क्या बोलते हैं आप, फैसिलिटीज़। जब आपने विजिट किया था एज अ लॉयर, क्या दिखा आपको जेल के अंदर क्या होता है बेसिकली? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, जेल विजिट है, वो कभी भी क्रिमिनल लोगों से मिलाती नहीं है। जो कोई मिलने अंदर जा रहा है जेल के अंदर, काफी चीजें नहीं दिखाई जाती है, तो उससे हम फिगर आउट नहीं कर सकते क्या क्या मिसिंग क्या क्या है। और एज अ एडवोकेट तुम किसी क्रिमिनल को मिलने तो एक जगह होती है, वहां पे तुमको क्रिमिनल को मिलते हैं। मतलब आप जेल के अंदर जाते नहीं हो? जेल के अंदर हम नहीं जाते, बाहर ही होता है, मतलब एक जगह होती है स्पेसिफिक। हर कांच वगैरह रहता बीच में या फिर रॉड वगैरह जो भी रहेगा ना, वो हर स्टेट में हर जेल का अलग अलग चीज है, उसमें सेम नहीं होता, कल्चर सबका अलग अलग। तो वहां पे तुम मिलते हो, वहां पे तुम्हारा डिस्कशन होता है, तो तुम वहां से फिगर आउट नहीं कर सकते हो क्या है क्या नहीं है। तो ठीक है। तो सर बट जेल के लिए भी संजय दत्त के, जब संजय दत्त अंदर गए थे उसके बाद में भी काफी चीजें चेंज हुई जेल में, क्योंकि जो उनके लॉयर ने थे वो अपने लॉयर को एक चिट्ठी लिखते थे, लेटर लिखते थे कि ये चीज कम है, तो वो गवर्नमेंट को काम बोल के वो चीजों में थोड़ा सा काम करवाते। तो उनके बाद काफी चीजें चेंज हुई, खाना अच्छा हो गया, सब कुछ, तो ये चीज वहां पे देखने मिली। और ज्यादा टाइम नहीं हुआ संजय दत्त को रिलीज होके, नहीं हुआ। तो सर एज एन इंडियन, एज ए नॉर्मल सिटीजन, लोगों के पास इतना, आप बोल सकते हो कि इतना टाइम नहीं है, या फिर लोग एजुकेटेड होना नहीं चाहते अपने राइट्स के लेके। बेसिकली एक बेसिक इंडियन सिटीज़न जो आज के जनरेशन में एग्जिस्ट करता है, उसके पास ऐसे क्या क्या राइट्स है जो उसको खुद को पता नहीं है? उनके राइट्स, बहुत सही मुद्दा दिया तुमने। ये चीज़ मालूम चलना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, इक्वलिटी, और रिलीजन फ्रीडम, प्रैक्टिस करने का, एक्सप्रेस स्पीच, और तुम कहीं पे भी रह सकते हो। वो एक स्टेट के अंदर, तुम किसी भी स्टेट में, ये पहले एग्जाम्पशन था इसके ऊपर, तुम जम्मू एंड कश्मीर में नहीं रह सकते, लेकिन वो 370 और 335 हट गया, वर्ड कर दिया उस चीज़ को। तो अब तुम वहां पे भी जगह ले सकते हो, खरीद सकते हो। बाइंग प्रॉपर्टी तुम्हारा राइट है। प्रोफेशन तुम कर सकते हो, कोई भी हो, तुम्हारा राइट है। बिजनेस तुम कर सकते हो, ये भी तुम्हारा राइट है। देन सबसे इम्पोर्टेंट, लीगल एडवाइस कर ले सकते हो तुम्हारा, अगर तुमको किसी ने अरेस्ट किया है तो, पुलिस ने तुमको अरेस्ट किया, तुमको लीगल एडवाइजर अपॉइंट करने का तुमको लीगल राइट है, जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जो तुम्हारा राइट है, कोई वैलिड नहीं कर सकता। ये बहुत बहुत बड़ी बात है जो काफी लोगों को नहीं पता। कई बार पुलिस
स्टेशन में लोग अरेस्ट करते हैं पुलिस वालों को, हाँ। सो पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं लोगों को, लोगों को बिना कुछ मतलब, बिना कुछ मतलब के ना, मतलब कि जो उनका काम है अरेस्ट किया, बट उनको नहीं पता होता वहां पे एक्यूज को कि भाई मेरा एक राइट है कि मेरे को अपने घर में इन्फॉर्म करना है, घर वालों को मालूम चले मुझे अरेस्ट किया है, मेरा एक लीगल ऑफिसर आना चाहिए, हाँ। मेरे को लीगल एडवाइस है वो मिलनी चाहिए। इसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट आर्टिकल दिया हुआ है लीगल एड का, लीगल एड का आर्टिकल दिया हुआ है, तुमको नहीं है तुम्हारी, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो कोई भी लॉयर, तुमको सरकार फ्री में लॉयर देगी। ये भी तुम्हारा एक फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट है जिसके अंदर तुम कर सकते हो, ये मेन है। और अगर तुमको और एक राइट, जो 2 राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ये हर इंडियन सिटीजन को पता होना चाहिए, हाँ। क्योंकि ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ। मैंने जो बताया फंडामेंटल राइट थे पहले, अब ये फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है वो बता रहा हूं मैं। अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं तो तुम इन 2 आर्टिकल्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, जिसका जुरिडिक्शन है स्टेट के हाई कोर्ट्स में, वो जा सकते हैं कि हमारे ये फंडामेंटल राइट ब्रीच हुए हैं, हम रिट या पीआईएल फाइल करें, उसके अंदर रिट पिटीशन डाल रहे हैं कि हमारे फाइल ये हुए हैं तो हमको रिमूव करो, हमको वो रिलीफ दो, या हमको फेक चीज में किया है तो हमको रिमूव करो, जा सकते। सेम चीज ऑल ओवर इंडिया जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 32 जिसके अंदर लोग डाल सकते हैं। आर्टिकल 32 में तुम कोई भी इंडिया के अंदर किसी भी कोने में हो, वो आर्टिकल आपको जुरिडिक्शन में डाल रहा है, आप उसके थ्रू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अप्रोच कर सकते हो, जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। और ये बेसिकली उसके लिए थे। ये जो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए था ना, जब इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी में, इंदिरा गांधी के टाइम पे, तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स बंद कर दिए थे, उस टाइम पे ओवर रूल हो रहे थे। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किसी भी हालत में रिट पिटीशन बंद नहीं होंगे, जजमेंट ये ऑर्डर पास की। आज इमरजेंसी है, कुछ भी हो, आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट पिटीशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट काम करता है। मतलब इमरजेंसी के टाइम पे भी ये काम करेगा, काम करने वाले मतलब आपके कोई भी सिचुएशन में होगा, कोर्ट चालू ही रहेगा। और फिर सबसे बेसिक फंडामेंटल राइट आपका राइट टू लाइफ, कोई पार्टनर आपको चूज करना शादी के लिए आप कर सकते हो, 18+ हो तो फिर आपको जैसे रहना है वो सब, जितने भी राइट है एक ह्यूमन के, जो कहीं अगर ये नहीं आ रहा वो 21 कवर करता है राइट टू लाइफ में, लाइफ एंड लिबर्टी में सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। घूमना फिरना खाना पीना सब सोना, इवन सोना भी तुम्हारा राइट टू लाइफ में। इवन तुम्हारा सोना अगर कोई सोते हुए जगा रहा है तो आपकी फंडामेंटल राइट बीच कर रहे हो। अब ये मत बोलना कि मम्मी रोज करती मेरी। ओके सो सर, अभी हम एक दूसरा टॉपिक पे आते हैं। एक जो केस, अगर आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है सर? मेरा एक्सपीरियंस 21 से है। हाँ 24 अगस्त, हाँ 21 से काम कर 3 साल, मतलब 3 हो गया, चौथा लग गया, 14 साल चल रहा है, चालू है आपका। सो सर, एक केस जब हम सॉल्व कराने जाते हैं, बेसिकली डरते हैं लोग, हमारे घर वाले, किसी के भी घर वाले, कि कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं चाहिए हमको, इट्स टू एक्सपेंसिव और हम लूट जाएंगे उस सब चीज़ों के अंदर। सो सर, ऐसा नैरेटिव है और मुझे लगता है कि थोड़े हद तक ये चीज़ सही भी है, क्योंकि जुडिशरी इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर अ नॉर्मल पर्सन। नहीं, जस्ट इससे पहले बोला जिसके पास अफोर्ड नहीं कर सकता उसको लीगल एड मिलता है। ओ, लीगल एड मिलता है फ्री। ओके, आप एक आगे बात करो इसके बारे में आप प्लीज़। क्या मुझे ऐसे सोचना, मेरा सोच सही है या फिर गलत है आपके हिसाब से, एज ए लॉयर जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो? क्या ये धारणा है लोगों की बनी हुई कि जुडिशरी इज़ एक्सपेंसिव, क्या ये सच में है? जुडिशरी एक्सपेंसिव तो नहीं है, ओके, देखा जाए तो टेक्निकली, बट आप किस इंसान को हायर कर रहे हो वो मैटर करता है। आप हरीश साल्वे सर को हायर करोगे, डेफिनेटली उनकी फीस अलग है। कपिल सिब्बल जी को हायर करोगे, उनकी फीस अलग है। मुझे हायर करोगे, मेरी फीस अलग है। मेरे कलीग को हायर करोगे, फीस अलग है। अब डिपेंड करता है आप किस पर्सन को कहाँ पेयर कर रहे हो। आपका मैटर, जो आपका केस है उसकी वैल्यू कितनी है। इफ अगर आपका केस है, सिविल सूट है, कोई भी रैंडम पकड़ लो, XYZ, आपका सिविल सूट है, आपकी प्रॉपर्टी 10 करोड़ की जा रही है, तो आप 10 करोड़ वेस्ट करना चाहोगे या फिर
1 करोड़ 50 लाख जो भी फीस होगी वो फीस देके आप फाइट करके वो चीज 1 करोड़ 10 करोड़ बचाने की कोशिश करोगे, ये आपके ऊपर है। और दूसरी चीज क्रिमिनल मैटर में आपको फेक केस में किसी ने फंसा दिया, कुछ कर दिया, तो उस टाइम पे पर्सन से इम्पोर्टेंट पैसा है कि इंसान इम्पोर्टेंट है? इंसान इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज सोचनी चाहिए इंसान ने। तो ये चीजें धीरे 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 करके लोगों को समझ में आती है। और कई बार एक मिथ है, कोर्ट के अलावा तुमको जस्टिस मिलेगा कहाँ? नहीं मिल सकता ना सर। कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर कोर्ट इज लाइक हाईएस्ट बॉडी। ओके। और दूसरी चीज, लोक अदालत जो अभी हर 3 महीने में एक लोक अदालत रखते हैं। अब रिसेंटली आज कल की न्यूज है ये, सीजीआई क्या बोले कि लोग कोर्ट इतना डिले कर रहे हैं कि लोग परेशान होके कैसे मैटर को निपटाना चाह रहे हैं। भरोसा उठ रहा है। तो ये भी एक लोक अदालत भी है, वहां पे तुम बहुत सस्ते में काम करवा सकते हो, वहाँ लॉयर की जरूरत नहीं है। तुम्हारे केस चल रहे हैं वहाँ पे, तुम दोनों पार्टी आके मिलके केस विड्रॉल कर सकते हो, वहाँ पे तुमको लॉयर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बट लोग अपने रेफरेंस के लिए लेते हैं वहाँ पे भी कि कुछ काम आएगा वो, ये भी है। बहुत सी चीजें हैं जो सोसाइटी में अब तक लोगों को नहीं पता, जो जाननी जरूरी है, उनको हो गई है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ओके सर, अभी हम पैसों के बारे में बात किया, अभी हमने जुडिशरी के अंदर। तो सर और एक ऐसा चीज़ है कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया या फिर नॉर्मली घरेलू जो मैटर्स होते हैं, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली बात, अगर पानी सर के ऊपर नहीं गया है तो यू शुड नॉट विजिट कोर्ट, ये सब घरेलू मामलों के लिए। बट लोग करते हैं इन सब चीज़ों में, कोर्ट तक जाते हैं। सो सर जब बात फैमिली की आती है और उसके अंदर एक वुमेन इन्वॉल्व हो जाती है, तो फिर राइट्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं मेन के लिए। स्पेशली जब बात डोमेस्टिक वायलेंस की आती है, दूसरे कुछ केसेस की आती है, आपने फेस किया होगा बहुत सारे केसेस, आपके पर्सनली आपने भी बहुत सारे सॉल्व किए होंगे। सो सर ऐसा क्यों कि वुमेन को एक अलग राइट्स है और मेन को अलग राइट्स है जब बात डोमेस्टिक वायलेंस की आती है? सीन क्या था पता, डोमेस्टिक वायलेंस का लाने का पर्पस ये था कि पहले लोगों का सोच अलग थी, लोग काम नहीं करने देते थे वुमन को, घर के अंदर रखते थे, और ये सब उस टाइम पे बहुत ज़रूरत थी, नीड, इस एक्ट की नीड थी, हम खुद कह रहे इसकी डिमांड थी और ये चाहिए था, क्योंकि वो चीज़ें हो रही, इवन आज भी हो रही है। आज भी तुम रूरल एरिया में जाओ, तुम न्यूज़ देखते होंगे, न्यूज़ देख रहे होंगे, लेडीज वो चीज़ नहीं कर रही, तभी उनको बर्डन है वो चीज़ का, और जब करना चाहिए वहां पे उनको, तब भी उनको नहीं करने दे रहे हैं। कई जगह पे लोग, अभी बीच में एक न्यूज आई थी, वो कहाँ की थी, यूपी की थी, कहाँ की थी वो, जहाँ पे लेडीज को जिंदा गाड़ रहे थे उसके ससुराल वाले। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है? डेफिनेटली है। ऐसे केस में जरूरी है डोमेस्टिक वायलेंस जो एक्ट है, वुमन प्रोटेक्शन का, जो डोमेस्टिक वायलेंस का, वो जरूरी है। बट लेकिन इसका सेकेंड फेज भी है जहाँ पे कई लोग मिस यूज कर रहे हैं इसको, जिसको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पॉडकास्ट के थ्रू कि लोगों को वो चीज नहीं करनी चाहिए। अब मेरा अब मेरा एक जो क्लाइंट है जहाँ पे मैं कल गया था, वो ना बोल सकता है ना सुन सकता है, अब उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस फाइल की है। ये लग रहा है कि कहाँ तक सही होगा, जब वो सुन ही नहीं सकता, वो बोल ही नहीं सकता, तो जब वो गाली देगी सुन नहीं सकता, ये गाली दे नहीं सकता, बिना सुने बिना समझे हाथ उठा नहीं सकता, ये भी एक बात है। इंसान ऑफेंड कब होता है, तूने मुझे अब्यूज क्यों किया, तब इंसान के आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते, वहां पे एंगर इश्यूज आते, फिर मारामारी होने की कोशिश होती। इंसान बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो क्या करेगा वो? इफ अगर कोई उसको अब्यूज भी करे, उसको कहाँ पता ये मेरे को अब्यूज कर रहा है, उसको लिख के देंगे तब वो समझा हमें गाली दी इसने, और उसके बाद भी वो लिख के ही तो देगा कि भाई तेरे को रिटर्न में गाली दे रहे हैं, और इतना कोई कर नहीं सकता आज के जनरेशन में। उनके अगेंस्ट भी आज डोमेस्टिक वायलेंस है। तो कैसा हैंडल कर रहा है उस केस को? लेडीज ने फाइल कर दिया, आ नहीं रही कभी भी, सिर्फ फॉर हरेसमेंट। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए, जहाँ पे जिन्हें ने वहां पे करना चाहिए, जहाँ जिन्हें नहीं वहां नहीं करना चाहिए लोगों ने। सर और एक भी ऐसा लॉ है, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, आपके व्यूज़ आपको देना है तो दो, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप बोल दो। सर जब बात रिलीजन की आती है, इंडिया के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीजन से
मेरे को प्राइड है उस चीज़ का कि इतने सारे रिलीजन्स एक साथ रहते हैं इस देश में। बट सर जब वही बात एक राइट की आती है और जब वही बात एक पर्टिकुलर केस के अंदर, सोचो मैं एक राइट विंग से हूँ और आप एक लेफ्ट विंग से हो, सो सर दो लोगों के लिए रूल्स अलग अलग क्यों है, लाइक उनके लिए लॉज अलग क्यों है? इसके लिए रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले ही बोला है, एक सेम लॉ सबके लिए लेके आओ, सेम लॉ सबके लिए लेके आओ जिसकी नीड है। अब आई एम हिंदू, मेरे लिए अगर मैं डिवोर्स लेने जाता हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट में इजीली डिवोर्स है। सेम चीज मोमेडियन है, अब उनको शादी करनी है, उनको निकाह पढ़ना पड़ता है, जो काजी पढ़वाता है, उनको डिवोर्स लेने के लिए काजी चाहिए उस टाइम पे खुलानामा करने के लिए। अगर वो नहीं है अवेलेबल तो उनका होना मुश्किल हो जाता है। या फिर उनको स्पेशल मैरिज में भी रजिस्टर करके फिर कोर्ट से लेना पड़ता है। मतलब ये चीज़ें कितनी खराब है। हाँ ना सर, कि मेरे लिए एक राइट क्यों और वही सामने वाले बंदे के लिए दूसरा राइट क्यों? अगर आप सब लोग को इक्वल बोलते हो कि, तो इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना इम्पोर्टेंट है। ओके, आपको लगता है कि आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड? थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आएगा नहीं, आना ही पड़ेगा। ओके, तब तक तुम मेजोरिटी कैसे दिखाओगे? एक ही इक्वल कैसे करोगे? मैं हिंदू हूँ, मेरा दोस्त मुस्लिम है, मैं एक वाइफ लेके घूमूं, 4 वाइफ लेके घूमे, सही है? नहीं। मैं एक हिंदू हूँ, मेरी वाइफ को मेंटेनेंस मिल सकता है कोर्ट से, उसको नहीं मिलेगा, ये सही है? उस मेरे दोस्त की वाइफ को टोटली रॉन्ग है ना। इसके लिए एक लॉ चाहिए ही चाहिए इंडिया में, सेम सबके लिए। ये हेट स्पीच नहीं, डेफिनेटली ट्रू है। और ये सुप्रीम कोर्ट की भी ऑर्डर्स है, गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए क्योंकि सबको सेम चाहिए। हर रिलीजन के लिए सेपरेट पर्सनल लॉ लेके आएंगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे चलेगा? और फिर ऐसा भी होता है कि कभी कभी इंटर रिलीजियस मैरिजेस भी होते हैं, तो फिर उस टाइम पे तो और ज़्यादा ही चीज़ें अलग हो जाएंगे ना सर। कि सोचो मैं हिंदू और मैंने किसी मुस्लिम के साथ शादी किया है, ठीक है, और फिर हम दोनों ने शादी किया और ऐसा हो रहा है कि क्या बोलते हैं उसको, कि हम दोनों ने शादी किया और ऐसा हो रहा है कि उसको कोर्ट कुछ अलग वे से ट्रीट कर रहा है और मुझे कुछ अलग रिलीजन के बेसिस पे ट्रीट कर रहा है। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली नहीं होता। ओके ओके। राइट टू इक्वलिटी सबके पास में, सब जस्टिस बिफोर लॉ जो भी है, इक्वल बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 सीधा बोलता है सब इक्वल है लॉ के लिए। तो एक चीज़ अलग है। ओके, वो चीज़ अलग है। ओके, सो सर अभी थोड़ा सा हम दूसरा टॉपिक पे आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपने बोला कि कोड, सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जब ये लागू होगा हमारे देश के अंदर, आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस आएंगे? हग चेंजेस आएंगे। ओके, हग बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस आएंगे। ओके, जो पर्सनल लॉज हैं ओवर रूल हो जाएंगे। हाँ, सबको एक ही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। लाइक कह सकते हो 1 नेशन 1 लॉ फॉर एग्जाम्पल। और जो चीज़ नीड है, सबको सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए अगर हम एक कंट्री में रहें तो। और हमारा देश अगर एक है, गवर्नमेंट स्टेट सेंटर है, अगर सब कहते हैं एक परिवार है, फॉर एग्जाम्पल भारत एक परिवार है, भारत के गार्डियन एक है, तो हर एक बच्चे के लिए अलग कानून क्यों, दूसरे के लिए अलग कानून क्यों? बराबर। इसका क्या मतलब? बराबर। तो सेम चीज अगर आएगी तो सबके लिए इक्वल हो जाएगा था। इफ अगर मैं 10 साल जाऊंगा तो 10 साल तुम भी तो जाओगे, मैं 10 साल बचूंगा तो आपके भी 10 साल बचेंगे। जरूरी है ये आर्टिकल 14 को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद में बराबर आर्टिकल 14 के अंदर आएगा, इक्वल सबके सब हो जाएंगे। बराबर। ये चीज होगी उसमें, बहुत मेजर चेंज आएगा, बहुत ज्यादा मेजर चेंज। और मे बी शायद ये कंट्री के लिए एक बड़ा स्टेप होगा चेंजेस का, डेवलपमेंट के लिए भी। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए सारे चीज़ें एक ही पर्टिकुलर वे में अगर जस्टिस मिलना स्टार्ट हुआ तो इट्स गुड कि सारे लोग इक्वल है जस्टिस के सामने। सो सर अब आपने जब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, आपके जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा स्पेशल केस क्या है आपके लिए आज तक का, जितने भी आपने केसेस सॉल्व किए हैं? स्पेशल केस तो सारे ही होते हैं। अब उसमें स्पेसिफिक क्या ही बोलें। हाँ। हर केस के अलग अलग सिचुएशंस होते हैं। सिचुएशन मतलब फैक्ट होते हैं, किस सिचुएशन में केस हुई, क्या हुई। तो हम इसमें एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक और एक आइडेंटिफिक और एक ये नहीं कर सकते, डिवाइडेशन नहीं कर सकते ना
ये है ये। हर एक लॉयर के लिए एक केस, हर एक केस इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो लॉयर होता है ना, एक लॉयर एडवोकेट जो होता है ना, वो प्रैक्टिशनर होता है। प्रैक्टिशनर मतलब क्या? वो प्रैक्टिस कर रहा है, हर दिन नया सीखने मिलता है। जब इंसान का मोटो ये है कि मेरे को हर दिन कुछ नया सीखने मिल रहा है, तो उसके लिए स्पेशल कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? मुद्दा है ना, मुद्दा है ना। बराबर सर। मर्डर, ये भी मर्डर है, दूसरा भी मर्डर है, सेम है, तो इसमें हम स्पेशल किसी को कैसे टैग दें? मर्डर इज मर्डर, मर्डर केस इज मर्डर केस, तो हम ऐसे इसको स्पेशल टैग केस से कैसे दें? और आप तो जस्टिस सर्व करने का काम कर रहे हमारे तो सब इक्वल ही है, इक्वल है, मर्डर केस इक्वल है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? करप्शन मतलब करप्शन। इसके ऊपर जो चार्जेस लगे सेम किसी और पे भी लगे हैं, चार्जेस तो सेम है, पर्सन पर्सन डिफेंड करता ना, पर्सन से हमको मतलब ही क्या है? हमको मैटर करता फैक्ट, फैक्ट मैटर करता, प्रोसीडिंग मैटर करती, तो हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो हम स्पेशल टैग नहीं देना पसंद करते किसी को भी कि भाई ये हाई प्रोफाइल है, हाई प्रोफाइल है। हाई प्रोफाइल है तभी तो केस है, हाई प्रोफाइल है फिर भी जाएगा तो नीचे से, नीचे से, और बैठेगा तो जेल में ही लास्ट जाएगा, आएगा तो कानून के अंदर ही। फिर तो उसको हम कैसे स्पेशल टैग दें? फिर मैं भी हूँ, आप भी हो, कोई भी हो, आना तो उसको, अगर क्रिमिनल में तो बीएनएस में है और सिविल में सीपीसी में है, तो हम पहले सिटीजन, तो हम इसको स्पेशल कैसे डिफाइन करेंगे? इस पे आपको क्या लगता है, हम कैसे डिफाइन करें? सो सर, एज ए लॉयर जब आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, आपके हिसाब से एक जो लॉ जो चेंज होना चाहिए इंडियन जुडिशरी के अंदर, अगर आपको ऐसा पॉइंट मिला कि फ्यूचर में जाके एक चांस मिला कि आपको कि मुझे एक लॉ चेंज करना है, सो वो कौन सा लॉ रहेगा? मैं लॉ चेंज नहीं करूँगा, लॉ ऐड करूँगा। मेल विक्टिमाइजेशन, मेल विक्टिमाइजेशन जिसको मैं लाने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे कभी मौका मिला तो 100% मैं उसको इंट्रोड्यूस करूँगा, क्योंकि वुमेन्स के लिए लॉ है तो मेंस के लिए क्यों नहीं है? राइट टू राइट जो ये है इक्वलिटी, वो कहाँ गई? कहाँ गई? आपको लगता है बिफोर लॉ इज, लॉ जो इक्वल है सबके लिए, 14 तो वायलेशन है ना उसका। वुमन के लिए अलग ट्रीटमेंट, मेंस के लिए क्यों नहीं? वुमन का अगर कोई, चलो कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, उनका अगर नहीं होना चाहिए कभी भी, बट सारे लोग एक जैसे नहीं है, कुछ दरिंदे होते हैं, रेप कर दिए, उनके लिए है वो सेक्शंस, बट हमारे लिए क्यों नहीं है? क्यों लड़कों का रेप नहीं होता? लड़कों का रेप नहीं होता क्या? होता है, डेफिनेटली होता है। तुम देखो कितने लोग हैं आज, अगर LGBTQ में तुम जाओगे, जो गेज हैं, जो गे हैं, अब उनके हार्मोन्स वैसे हैं, अब उनके फीलिंग्स वो हैं, अब वो खुद को लड़की ट्रीट करते हैं, उनके साथ ही चीज होती है ना, कि नर्स के साथ रेप हो रहे हैं, बट उनके लिए लॉ नहीं है। तुम किन्नर के साथ रेप होगा, तुम उसको वुमन के अंदर कैसे डालोगे? कैसे डालोगे? तो इसको स्पेशल ही करना पड़ेगा ना, स्पेशल मेल विक्टिमाइजेशन में डालना ही पड़ेगा ना, जिसको LGBTQ भी आना चाहिए और लड़की भी आनी चाहिए उसके अंदर। गे इज बायोलॉजिकल मेल, गे मेल है, तो वो मेल में ही आ गया ना, तो उसके लिए एक लॉ चाहिए, तो मैं ये ऐड करूंगा लॉ, जिसके लिए लड़कों को भी सेफ्टी जरूरी है। एनिमल्स का रेप हो सकता है, लड़कों का नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है, हो रहे हैं। आज कहीं पे जाता लोग हंसते हैं उसके ऊपर कि तेरे साथ ऐसा हो गया, कोई लड़की है क्या? हाँ ना, तब तुम क्या करोगे? गलत है। तो आप ये चेंज करने की कोशिश, ये चेंज नहीं, ऐड करने की कोशिश करूंगा। ओके ओके। सो सर, एज ए लॉयर एक केस जब आपने सॉल्व कर दिया, सो सर आपने तो जितना भी आपका टेन्योर था, व्हाट वाज लाइक, आपको ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड केस हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा हो गया कि हाईएस्ट पेइंग जॉब्स के अंदर कंसिडर होता है लॉ जो है हमारे अंदर? सो सर, व्हाट इज़ लाइक द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी पेड टू अ लॉयर? नो लिमिट, नो लिमिट, नो लिमिट। ओके, कोई लिमिट नहीं है, और कोई भी लॉयर नहीं बताएगा कि मैंने इतना लिया है। ओके। पॉर्श केस में जो जुवेनाइल के लॉयर थे, जुवेनाइल के लॉयर थे, वो जैकलिन फर्नांडिस को भी शायद उन्होंने रिप्रेजेंट किया है।
जो सुकेश अंद्रानी का मैटर हुआ था, 200 करोड़ का या 300 जो भी स्कैम था, स्कैम हुआ था, करोड़ों में स्कैम था उसके अंदर, तो हम नहीं कह सकते उन्होंने कितना चार्ज किया होगा। राम जेठमलानी जी ने हाजिम मस्तान, हाजिम मस्तान नाम सुना होगा, 1 करोड़ में केस लड़ा था, फ्री में लड़ा था। हारिस साल्वे जी ने 1 करोड़ में केस लड़ा था। तो ये कोई लिमिट नहीं है, नहीं भी ले सकते हो और ले भी सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी चार्ज कर सकते हो, डिपेंड करता क्लाइंट कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है। सर बात वही आती है ना कि लॉ इज एक्सपेंसिव। ओके, मैंने क्या, लॉ इज एक्सपेंसिव डिपेंड करता फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। इफ अगर वो गरीब है तो मेरे हाथ नहीं कांपेंगे उसके हाथ से पैसे लेते हुए। मुझे अगर दिख रहा है कि एक घर बचाने के लिए दूसरा घर बेच के आ रहा है, तो मुझे शर्म महसूस नहीं होगी लेने के लिए। फिर सर एक मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हो एज अ लॉयर फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो लोग अवेयर नहीं है लॉस के लिए, क्या होगा वो? ये होगा जो नए लॉयर्स बन सकते हैं। आज इंडिया को यूथ की बहुत ज़रूरत है। यूथ आज हर डिपार्टमेंट में, आईटी में ज़्यादा ट्रेंड आ गया आईटी का। हम आईटी में जाएंगे, इसमें जाएंगे, वो जाएंगे। अगर सारे लोग उसमें जाएंगे, कॉर्पोरेट में जाएंगे, आईटी में जाएंगे, भाई जस्टिस के लिए कौन फाइट करेगा? हम हैं। अगर मेरे साथ कोई नहीं आया, एक टाइम भी खाली ना हो जाए ना, ऐसा भी दिन आ सकता है। अगर कोई भी लॉ में नहीं आएगा तो लॉयर्स नहीं होंगे इंडिया में, डेफिनेटली नहीं होंगे। तो मैं हर एक यंगस्टर्स को ये बोलूँगा कि तुम कुछ करो इंडिया के लिए, कुछ कमाओ कि लोग कह सके कि तुम एक जस्टिस का पार्ट हो, जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट हो। और लॉ नोबल प्रोफेशन है और रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। तो कोशिश करो कि बहुत से लोग आए इसके अंदर और अपना करियर सेट करें और प्राउडली बोले हम लॉयर हैं, हम इंडियन जुडिशरी का पार्ट है। मैं इनको ये बात बोलूँगा, इवन तुमको शुरुआत के टाइम पे अगर रिग्रेट भी होता है 5 साल में, 4 साल तक, कितना भी, बट एक दिन तुमको रियलाइज होगा डेफिनेटली तुम बहुत सही फील्ड में आए हो। शुरुआत का फेस 4 दिन कभी भी 40 साल को डिफाइन नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं, बट 4 दिन के बाद जो तुम काम करोगे वो 40 साल को डेफिनेटली डिफाइन करेंगे। तो ये चीज करनी चाहिए सारे यंगस्टर्स को। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरे तरफ से। बिल्कुल। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाँ, मुझे इतना आइडिया नहीं है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इज देयर ओनली वन सुप्रीम कोर्ट? यस, इन द होल इंडिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक ही है। हाई कोर्ट्स हर स्टेट में होते हैं। हर स्टेट्स में होते हैं। सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि देयर शुड बी मोर सुप्रीम कोर्ट? नो, मतलब उनके ब्रांचेस भी हो गए ऐसे कुछ, देयर शुड बी लाइक, हाँ मैं मानता हूँ कि एक बॉडी ऐसा रहना चाहिए जो कि सबसे ऊपर है, बट सर बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होगा उनके ऊपर सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन है, मानता हूँ। तुम कहते हो उसकी ब्रांचेस होनी चाहिए, हाँ बात सही है, बट ब्रांचेस के लिए उनके जजेस बढ़ाने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर मेंशन है क्या सर? 34 जज, एक सीजीआई। बाकी लोग को कहाँ से लाओगे? अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेके आओगे? नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ये। अब बेंच में उतने ही लोग तो उतने ही ना, कैसे पॉसिबल है ये? पॉसिबल नहीं है। सर कैसा लगा आपको पॉडकास्ट करके हमारे साथ? बहुत अच्छा लगा। और किसी को भी कुछ भी ये होगा, तो क्वेरीज होगी तो डीएम करने बोलना। आई विल डेफिनेटली हेल्प हिम और हर। आईडी मेंशन कर देना, इवन फ़ोन नंबर भी मैं दे देना। ओके सर, सब मेंशन कर दो।